हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जो नंबर 6 है। कौन सा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम कर चुके हैं पादप, समपोषी, विषमपोषी, और उसके बाद हमने क्या है, मानव में पोषण, अमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद किसके बारे में? श्वसन के बारे में। और उसके बाद अब हम कर रहे हैं वहन। वहन में हम मानव मनुष्य में वहन किस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। और कौन कौन से इसमें सहायक अंग होते हैं, और नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं और प्लेटलेट्स, इन सभी के बारे में, या लसिका के बारे में सब कुछ कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं किसमें? पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। देखो, पेड़ पौधों में भी तो क्या होता है, हार्ट तो नहीं होता, यानी हृदय तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब क्या है कि भाई उसमें भी तो जल और खनिज लवण एक दूसरी जगह पे जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो वो किस प्रकार से हो रहा है उन सबको आज हम करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं किस प्रकार से हो रहा है। तो पादपों में वहन, तो देखो परिवहन के लिए कह रहा है कि भाई हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं किसके लिए, पादप किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड श्रीखे सरल यौगिक लेता है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से ले रहा है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों में विशेष रूप से किस पत्तियों में ही बनाते हैं। तो ये कह रहा है पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, पादप क्या कर देते हैं, शरीर के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री अलग अलग से प्राप्त की जाती है। तो जैसे पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है, प्रचुरतम। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। देखो, पेड़ पौधों को जल और खनिज लवण कहाँ से मिलता है? भूमि से। और उसको किसके द्वारा लेते हैं? जड़ों की सहायता से। जड़ों में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होता है, जो वेस्कुलर बंडल होता है। लेकिन जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण, जो खनिज लवण जल के साथ घुले हुए होते हैं, उनको ले लेते हैं। जो मृदा के संपर्क में रहते हैं, ये मृदा के संपर्क में रहते हैं या किया जाता है, मृदा की तरफ ही ग्रोथ करते हैं, सीधी बात ये है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों की दूरी बहुत कम है, यानी पेड़ की पौधे की साइज क्या कह रहा है, बहुत ही छोटा है, यानी पत्तियां उसके जड़ों से नज़दीक है। जैसे घास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप से शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से विसरित होना, डिफ्यूजन होना हो जाता है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती है, यानी कोई पेड़ पौधा क्या कह रहा है, बड़े हैं, कहने का मतलब जो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों से ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जो अभी किया है ना, विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं है, यानी डिफ्यूजन पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि उन पौधों की, जैसे बड़े बड़े पेड़ हो गए, चाहे सफ़ेदा, जामुन या आम, कोई से भी प्लांट्स के बारे में कर सकते हो जिसकी हाइट बड़ी होती है, तो उसमें विसरण क्या है, पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पौधों के पास जल और खनिज लवण किस प्रकार से जाएगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक होती है। तो वो प्रणाली देखते हैं क्या होता है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, कि भी ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग शरीर के अनुसार। तो ये कह रहा है पादप प्रचलन नहीं करते, चल फिर नहीं सकते, और शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, मृत कोशिकाओं का होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये मृत शरीर होना भी आवश्यक है, मृत कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लंबे होते हैं, जितने लंबे होते हैं उनको क्या है, सहारा देने का काम ये करते हैं। और तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे इनकी दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, तो चलते रहते हैं। लंबे वृक्षों में वे अधिक हो सकती है, ये यानी कहने का मतलब क्या है, प्रसारण भी दूरी का आसानी से हो सकता है, और ये क्या है, मृत कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो अब बात कर रहे हैं पादप वहन तंत्र। पत्तियों में भंडारित ऊर्जा पदार्थ
तथा जड़ों से कच्ची सामग्री पदार्थ का वहन करते हैं। यानी पत्तियों से भोजन जो बना हुआ है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, और जड़ों से क्या ले लिया है, भूमि से जल और खनिज लवण जड़ों के द्वारा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन, मतलब एक तरफ इस प्रकार से ये एक संगठित है और एक तरफ क्या जाएगा, जाइलम, और एक तरफ क्या जाएगा, फ्लोएम का अवशोषण या वहन करते हैं। तो देखिए एक जाइलम अब बताता है, जाइलम किसको ले जाएगा, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है, और दूसरा किसका, फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं। ठीक है, यानी फ्लोएम भोजन को ले जाएगा और जल और खनिज लवण को जाइलम ले जाता है। तो देखिए जल का परिवहन, जल में ही खनिज लवण घुले होते हैं, तो जल किस प्रकार से जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। यानी ये किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों, जड़ तथा तने और पत्तियों के बारे में कह रहा है कि वहनिकाएं, ट्रैचीड्स और वहिकाएं, वेसल्स, जो ये चार प्रकार बताए थे आपको, तो ये क्या है, वहिनिकाएं और वहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बना देती है, एक नेटवर्क जाल बना रही है एक दूसरे से। पूरे प्लांट्स में ये पेड़ पौधे में मिले हुए होते हैं, जो पादपों के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं। तो देखो पौधों की जड़ों की कोशिकाएं किसके संपर्क में, मृदा के संपर्क में है, और वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। आयन में जल और खनिज लवण होंगे। तो जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। ये आयन्स क्या कर देते हैं, अंतर उत्पन्न कर रहा है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जड़ में प्रवेश कर जाता है। कि भाई सीधी बात है, ये जो आयन प्राप्ति कर रहे हैं ना, तो इस टाइम में क्या है, इन जड़ के पास क्या है, जड़ों के अंदर इन आयन्स की कमी होती है और मृदा में ज़्यादा होती है। तो कम से कहाँ की तरफ जाएंगे, ज़्यादा की तरफ, यानी मृदा से किसकी तरफ चले जाएंगे, पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर। तो ये इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, एक प्रवेश करने के लिए अंतर स्थापित करते हैं। और इस अंतर को तो ये कह रहा है, और जल का निर्माण, स्तंभ का निर्माण करते हैं और लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है, यानी जमीन से किसकी तरफ, जड़ों में जल जा रहा है। और हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई को देखते हैं कि भाई जितने ऊंचे बड़े बड़े पेड़ हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। कि भाई देखो कि भाई जो मिट्टी से, यानी मिट्टी के अंदर जल और खनिज लवण का जो दाब लगा हुआ था वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे की ऊंचाई बहुत होती है। तो उस जाइलम द्वारा सबसे ऊंचाई को बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए क्या युक्ति करते हैं, तो उस युक्ति के बारे में देखते हैं कि भाई वो किस प्रकार से लंबे लंबे पेड़, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनमें यहाँ तक टॉप तक, कहाँ ऊंचाई तक कैसे जाएंगे। तो यह मानकर पादपों को पर्याप्त जल पूर्ति है, जिस प्रकार से जल की रंध्र के द्वारा हानि की भी पेड़ पौधे क्या कर देते हैं, पत्तियों से जल को निकाल देते हैं, किसमें, वाष्पोत्सर्जन, यानी जल का वाष्प के रूप में क्या निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। कि वे जल ने पत्तियों में से क्या निकल गया, जल निकलता है, और जिसके कारण से पेड़ पौधों का तापमान सामान्य तापमान से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। तो उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिकाओं से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न कर देता है। देखो अब यहाँ से पेड़ पौधों, मिट्टी, मृदा, ये क्या है, मृदा में से क्या कर रहे हैं, जल और खनिज लवण को ले रहे हैं। जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो चूषण किस प्रकार से होगा, पौधों की पत्तियों में से क्या हो रहा है, जल वाष्प के रूप में निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन के रूप में। कौन सी प्रोसेस, जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो जिसके कारण से वो जगह खाली हो जाती है और यहाँ से पानी और जाने लग जाता है। तो ये एक प्रकार से एक चूषण वाला उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, खींचती रहती हैं, क्योंकि उस रिक्त स्थान को भरने के लिए। जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचा जाता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय जो ऑक्सीजन वाले, वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। दो चीज़ निकलती हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन क्या करेंगे, जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन।
ये दो चीज़ देते हैं हमें पेड़ पौधे, एक तो जल का वाष्प के रूप में निकल रहे हैं और साथ के साथ क्या निकल रहे हैं, ऑक्सीजन। तो जब ये दोनों चीज़ निकल रही थी साथ के साथ क्या हो गया, वायवीय प्रक्रिया है, इसलिए इसको क्या कहा है, ऑक्सीजन का निकलना वायवीय प्रक्रिया, पहले भी बता चुका हूँ। और अवायवीय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाता है, वायवीय। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलय, जल के अंदर क्या है, खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति में सहायक करते हैं, ऊपर की तरफ जाने में सहायक होते हैं, तथा ये ताप को नियमन में भी सहायक है। यानी मैंने बताया कि भाई इसने 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान को कम रखते हैं पौधों की पत्तियों में। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है, यानी दिन में क्या होता है, रंध्र खुलते हैं, और वाष्पोत्सर्जन और जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। ये था जाइलम के बारे में कि भाई आपने देख लिया जाइलम किस प्रकार से जल और खनिज लवण को भेजता है। अब बात आती है किसकी, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन को बना रहे थे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, और ये जो भोजन है अब पौधों के सभी हिस्सों में क्या करेगा, जाएगा। किस प्रकार से जाएगा, तो देखो उसको कौन लेके जाता है, फ्लोएम। तो देखिए भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो हम पादप में जल और खनिज लवणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कि भाई उपाचय जितने भी मेटाबॉलिक क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है, यानी जल और खनिज लवण चला गया और पौधों ने अपना सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लिया, और पादप अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है कि भाई उस जगह से जाना, पत्तियों से और हिस्सों में, पौधों के सभी हिस्सों में जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। और यह संवहन उत्तक किसके द्वारा होता है, फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। फ्लोएम क्या करेगा, सभी हिस्सों में भोजन को लेके जाता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी वहन करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण कहाँ कहाँ होते हैं, देखो जड़ के भंडारण के लिए अंगों में, फलों में, बीजों में और वृद्धि वाले अंगों में लेके जाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे इसकी पौधों की वृद्धि हो सके। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में जाता है। कि भाई ऊपरमुखी, कि भाई एक बात याद रखना, जाइलम क्या कर रहे थे, ऊपरी मुखी की तरफ जा रहे थे, यानी जड़ से तने की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो आपका फ्लोएम है ये क्या करेगा, दोनों तरफ, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, चारों तरफ लेके जाने का काम करता है। सॉरी, ऊपरी मुखी और अधोमुखी नीचे की तरफ। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों के द्वारा समझाया जा सकता है से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो क्या कहते हैं, ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है, ऊर्जा से हो रहा है। तो सुक्रोज जो है पदार्थ फ्लोएम उत्तक से एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का स्थानांतरित होता है। जो स्थानांतरित कहना, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा घर कहलाता है, एनर्जी करेंसी की तरह ऊर्जा प्रदान कर रहा है। यह उत्तक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है। क्या करेगा ये, फैलाव, प्रसारण मतलब फैलना, दाब को बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक लेके जाया जाता है और दाब कम हो जाता है। और यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का भंडारण कराता है। वहाँ पे पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ तथा पत्तने के उत्तकों में भंडारित शर्करा, कि भाई वो फूल फल खिलते हैं और पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर बसंत में खिलते हैं, ये सभी चीज़ें। स्थानांतरण कलिकाओं, तो नई कलिकाएं से नई पत्तियां निकल रही हैं या नया तना निकल रहा है, में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये शर्करा कहाँ पे चला जाएगा, इनकी कलिकाओं में, ताकि फूल खिलना हो, पत्ते खिलने हैं या नई शाखा का निकलना है। ये सभी क्या होता है, इसी के द्वारा जो शर्करा क्या है, भंडारित है, यानी इकट्ठा जड़ और तनों में
तो उसको क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले आते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच।